हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं अपना अगला इतिहास का वीडियो। ये 5वां पार्ट है। इससे के पहले के पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी देख लेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ये आपका पीसीएस 2012, सीजीएल 2016 में, यूपीएससी 18 में और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। तो इसमें सारे क्वेश्चन काफी ब्रांडेड लिए गए हैं, जो मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो ये था हर्षवर्धन के राज दरबार में ये आया था। सी पार्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में ये भारत आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत आने का बौद्ध स्थलों की यात्रा करना और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था। इसने अपनी एक किताब लिखी थी सीयू की, जिसमें भारतीय में जो यात्रा किया था उसका वृतांत वर्णन है। और इसे नीति का पंडित और शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध का एक दूसरा नाम भी था शाक्य मुनि। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। शाक्य मुनि भी इसे कहकर पुकारा गया था। अब एक चीज यहाँ पर बात आती है, ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर एक फाहियान भी आता है, फाहियान जो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे आपको सूक्ष्म अंतर याद रखने हैं, एग्जामिनर आपको इन प्रश्नों में उलझाएगा। 1930 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है, कौन था? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के राजनीतिक भविष्य और साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसका पहला जो चरण था या पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका पूरी तरह से विरोध किया था। इसका उद्घाटन किया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी अध्यक्षता की थी वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसमें कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है, को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो यह था हैदराबाद। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसकी स्टार्ट किया था, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से इसका प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और ये वेलेस्ली का जो शासनकाल रहता है 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी में। और उसके बाद में लॉर्ड कर्जन आता है, जो बंगाल विभाजन का निर्णय लेता है और करता भी है। इस साम्राज्यवादी संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था हैदराबाद का निजाम, और इसने इसको अपनाया था 1798 में। तंजौर को अपनाया गया सहायक संधि के दौरान 1799 में, मैसूर को भी 1799 में ही, और अवध को 1801 में। तो ये सारे ईयर आपको याद रखने हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत में कौन सा राजवंश अपनी उत्कृष्ट स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्राम पंचायत प्रणाली के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो ये था चोल राजवंश। ये दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य था। ये अपनी नौसैनिक शक्ति के साथ साथ अपने अद्वितीय स्वायत्त ग्राम प्रशासन यानी स्थानीय स्वशासन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता था, चोल प्रशासन में गांव की सभा को उर कहते थे, जो आम लोगों की सभा होती थी, और जो ब्राह्मणों की सभा होती थी उसको सभा कहा जाता था। जो ब्राह्मण या कुलीन वर्गों की सभा होती थी उसे सभा कहते थे। और चोल शासक प्रांतक प्रथम ने के उत्तर मेरु अभिलेख में गांवों के ग्राम प्रशासन में, यानी जो चोलों के ग्राम प्रशासन की बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। कहाँ मिलती है? ये उत्तर मेरूर अभिलेख में। और ये चोल शासक प्रांतक प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था। 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के किस मुख्य सेनापति ने उसके साथ विश्वासघात किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर।
बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 को, और इसमें मीर जाफर गद्दारी कर देता है और अंग्रेजों की सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव सेनापति रहते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। और युद्ध के मैदान में मीर जाफर और उसकी सेना जो रहती है वो चुपचाप खड़ी रहती है, और जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। इतिहास में मीर जाफर को गद्दार बताया गया है, और मीर मदान और मोहनलाल नवाब के वफादार थे जो लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो एक है मीर मदान और मोहनलाल, ये भी एक वीर थे जो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और ये गद्दार था मीर जाफर, इसको लालच हो गया था गद्दी का। 206 में है द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था वैशाली में। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के ठीक 100 साल के बाद इसका आयोजन हुआ था, और यह शेषनाग वंश के शासक जो थे कालाशोक, इनके शासनकाल में ऐसा हुआ था। इनका एक नाम और है काकवर्ण। तो इनके शासनकाल में ये द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे सभा कामी, ये अध्यक्ष थे इसके। इस संगीत में बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ में दो भाग हो गए थे। एक था स्थाविर यानी परंपरावादी, और दूसरा रहा करता था महासांघिक यानी परिवर्तनवादी। इन दो में ये बट गया था। 1809 में ऐतिहासिक अमृतसर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, महाराणा रणजीत सिंह और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये संधि हुई थी, इसमें एग्जैक्ट डेट है आपकी 25 अप्रैल 1809 में, और इस संधि से भारत का जो गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड मिंटो प्रथम, उसने अपने दूत यानी चार्ल्स मेटकाफ को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा था। इस संधि के तहत सतलज नदी को दो भागों या दो राज्यों की सीमा मान लिया गया था, और जिससे रणजीत सिंह का राज्य सतलज के पश्चिम तट तक सीमित हो गया, और उत्तर में उसे विस्तार की छूट मिल गई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो 3 रत्न है, एक नहीं है, आपको वही बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, देखो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, सम्यक स्मृति नहीं है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए 3 साधन अनिवार्य बताए गए हैं, जो है सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों और उनके उपदेश में सच्चा विश्वास करना। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैन धर्म और उनके सिद्धांतों का वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण क्या है? 5 महाव्रतों का पालन करते हुए सही कर्म करना। और जो यहाँ पर दिया गया है सम्यक स्मृति, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, न कि जैन धर्म का। तो यही आपका राइट आंसर होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें धोधू पंथ के नाम से भी जाना जाता था? तो ये थे नाना साहेब। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। देखो ये नाना साहब कहां से आए थे? 1857 का जो विद्रोह कानपुर में हुआ था तो नाना साहब ने उसका नेतृत्व किया था। लेकिन ये थे कौन? ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इनका वास्तविक जो नाम था वो था धोधू पंथ। और अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र होने के कारण इनकी पेंशन बंद कर दी थी, जिसके कारण वे विद्रोह में शामिल हो गए। और उनके मुख्य सेनापति महान वीर तात्या टोपे, जिनका नाम था तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग का वास्तविक नाम था ये। इनको तात्या टोपे के नाम से बुलाया जाता था। इन्होंने सैन्य कमान संभाल ली थी। और विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद नाना साहब कहां चले गए? नेपाल में। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने 1873 में किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, जो अमेरिका के दास प्रथा विरोधी आंदोलनकारियों को समर्पित थी? तो ये पुस्तक है गुलामगिरी। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ है गुलामी या दास्ता नामक अत्यंत प्रभावशाली ये पुस्तक थी। और ये गुलामगिरी, ये दास्ता को मुक्ति या फिर उससे संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। और ये पुस्तक क्या है? मराठी भाषा में।
और ये संवाद के रूप में लिखी गई थी, इसमें डायलॉग्स है। और ये पुस्तक उन्होंने सभी अमेरिकियों को समर्पित किया था जिन्होंने दासों को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था, ताकि वे भारत की जाति व्यवस्था, विशेषकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व की तुलना में अमेरिका की दास प्रथा से कर सके। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ या आयरन पिलर का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था, जो आज तक जंग न लगने के कारण विश्व प्रसिद्ध है? तो महरौली में लौह स्तंभ बना है, इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये दिल्ली में कुतुब मीनार परिषद में स्थित है और इसका मेटलर्जी इतना उत्कृष्ट लेवल का है, यह अचंभित करने वाला उदाहरण बन गया है। 1600 से अधिक वर्षों से खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद आज तक इसमें जंग नहीं लगी है। लगभग 1600 वर्ष हो गए हैं जब ये बनाई गई थी। और जिसकी पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त से करते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में नाम जो लिखा गया है चंद्र, तो इसमें इतिहासकार गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय यानी विक्रमादित्य से करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय न कि मौर्य। और ये जो मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें एक गरुड़ ध्वज भी बना हुआ है। मुगल सम्राट अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में किस भव्य इमारत का निर्माण कराया था? तो ये भव्य इमारत कौन सी है? बुलंद दरवाजा। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1572-73 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी और वहां के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को हराकर ये शानदार जीत हासिल की थी। और इसकी जश्न मनाने और उसकी स्मृति को अमर करने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी, जो नई वाली राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ये 54 मीटर ऊंचा है, इसकी हाइट है 54 मीटर और दुनिया के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये कहा जाता है वुड का डिस्पैच। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। इन्हीं के नाम पर ये डिस्पैच बनाया गया था। और इसमें प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा होती है और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में देने की सिफारिश की गई थी, जिसके साथ ही हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। और इसके व्यापक प्रभाव के कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले इसमें किसको मिलाया गया था? तो ये था सतारा। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो रहता है 1848 से लेकर के और 1856 तक। और ये वेपकत का सिद्धांत इन्होंने कठोरता से पालन किया था। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक का कोई सगा पुत्र या उत्तराधिकारी जिसे कहते थे नहीं होता था तो उसे पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था और उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस अन्यायपूर्ण नीति का पहला शिकार हुआ था सतारा। कब? 1848 में। उसके बाद जैतपुर होता है, जैतपुर, संबलपुर जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे बाद में इस हड़प नीति के शिकार हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में एक अलग सैन्य विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवान-ए-आरिज। इसकी स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान-ए-आरिज की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मंगोल आक्रमणों का कड़ाई से सामना करने और सल्तनत के विद्रोहियों को कुचलने के लिए गयासुद्दीन बलबन द्वारा ये मजबूत संगठन बनाया गया था जिसका नाम था दीवान-ए-आरिज या दीवान-ए-अर्ज। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज, ये नाम आपको ध्यान रखना है, आरिज ए मुमालिक होता था, मुमालिक, और जिसका काम सैनिकों की भर्ती करना और सेना का वेतन और निरीक्षण करना था। 19वीं शताब्दी में भारत में यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो ये थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये घटना कब हुई थी? 1820 से लेकर के 1830 के दशक में। कोलकाता हिंदू विश्वविद्यालय के एक युवा और प्रतिभाशाली प्राध्यापक
जो ये नाम दिया गया हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का शुरुआत की थी और ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों का पालन किया गया था, उससे ये प्रभावित हुई थी। उन्होंने अपने छात्रों को हर प्रकार की पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देने, तर्क करने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर यानी पशुपति सील प्राप्त हुई है? तो पशुपति शिव की मुहर मिली थी मोहनजोदड़ो में। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ये पश्चिम सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और यहाँ पर 3 मुंह वाले पुरुष यानी योगी को पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है, जिसके सिर पर एक सींग है, और जानवरों से घिरा हुआ है। दाईं ओर एक हाथी है और बाघ, बाईं ओर एक गैड़ा और एक भैंसा है। तो 4 ये सिर दिए गए हैं जानवरों के। इनके पैरों के पास 2 हिरण बैठे हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप यानी आद्य शिव के रूप में या फिर पशुपति शिव कहा है। 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज यानी आईएनए के सैनिकों पर चलाए गए ऐतिहासिक मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है भूला भाई देसाई। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बात हो रही है दोस्ती युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद की, और इसमें ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। और ये दिल्ली के लाल किले में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इसे लाल किला मुकदमा यानी 1900 लाल किला मुकदमा 1945-46 के नाम से भी जाना जाता है। इससे भारत की जनता को भारी आक्रोश फैल गया और कांग्रेस ने आईएनए बचाव समिति का गठन किया। इसके बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे भूला भाई देसाई, ये इसके जो वकीलों के हेड रहा करते थे। और इस टीम में थे तेज प्रताप सप्रू, के.एन. काटजू थे, के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, जिन्होंने कई वर्षों बाद वकीलों की पोशाक पहनी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये तीनों शामिल थे और इन्होंने इनको बचा लिया था। 1527 में लड़ा गया ऐतिहासिक खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, मुगल शासक बाबर और किस महान राजपूत शासक के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, उसको जीत लिया था। इब्राहिम लोधी को पूरी तरीके से पराजित किया था और उसको मार डाला था। उसके बाद दूसरा ये युद्ध लड़ता है खानवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 के आसपास आगरा के आसपास होता है, खानवा मैदान में। इसमें बाबर और जो राजपूत शासक रहता है राणा सांगा, इसके बीच में अत्यंत भीषण युद्ध हुआ था और इसमें पहली बार जिहाद का नारा दिया गया था, धर्म युद्ध। और न शराब न पीने की कसम खाई थी। किसने? बाबर ने। बाबर के तोपखाने और सकुशल युद्ध नीति के कारण राणा सांगा की इसमें हार हो जाती है और इस जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायी बना दिया था। बाबर ने इस जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये था बैटल ऑफ खानवा। 1859-60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। बंगाल के किसानों की दुर्दशा का सजीव चित्रण करने वाले ऐतिहासिक नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये है दीनबंधु मित्रा। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बंगाल के नादिया जिले में 1859 में शुरू हुआ था नील विद्रोह। और इसका कारण क्या था? यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा भारतीय किसानों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों, जैसे कि उन्हें जबरदस्ती घाटे में नील की खेती करने के लिए मजबूर करना। इनका पहला और सफल अभियान किसान आंदोलन था। इसमें प्रसिद्ध बंगाली नाटककार दीनबंधु मित्र ने 1860 में नील दर्पण नामक नाटक लिखा था और इसमें किसानों के दर्द और अंग्रेजों के शोषण का इतना मार्मिक और सच्चा चित्रण किया कि नाटक ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। 1930 में प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा का सफल नेतृत्व किस महान क्रांतिकारी ने किया था? तो ये चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था, ये चटगांव आर्मरी रेड हुई थी, सफल नेतृत्व
और महान क्रांतिकारी ने किया था, तो ये थे सूर्यसेन। ये पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी और इन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जिसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने अपने साथियों के साथ, जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी सूर्यसेन ने, और 18 अप्रैल 1930 के आसपास इन्होंने अपने साथियों, जिसमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर जैसी महान महिलाएं शामिल थी, के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, में स्थित पुलिस शस्त्रागार, जो आर्मी पर धावा बोल दिया था, तो आर्मरी पर धावा बोला था इन लोगों ने और हथियारों पर कब्जा कर लिया था। बाद में 1934 में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। 1919 में भारत में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस देश के सुल्तान या खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना था, तो ये था तुर्की। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अपमानजनक सेवर्स की संधि और उसके अधिकार छीन लिए। इसी कारण भारत में अली बंधुओं, जो शौकत अली थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। बाद में महात्मा गांधी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया था और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के ये अध्यक्ष बने थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जिनका जन्म वाराणसी यानी काशी में हुआ था? यूपीपीएड 2015, सीएचएसएल 2020 और एमपीपीएससी 2016 और यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। तो ये थे पार्श्वनाथ। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर थे टोटल, उसमें से 23वें थे और इनका जन्म हुआ था काशी के इक्ष्वाकु राजा थे, वंशी राजा अश्वसेन, उनके घर में हुआ था। ये अश्वसेन राजा थे जिनके घर पर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था और झारखंड के समेत शिखर पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया था और बाद में 5वां जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे उन्होंने इसमें ऐड ऑन किया था। दक्षिण भारत में शक्तिशाली राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये थे दंती दुर्ग। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लगभग 752 ईस्वी में इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेत ये राजधानी बनाए थे। और दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यानी महादान नामक यज्ञ भी करवाया था। इसी वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो कृष्ण प्रथम जो थे इसी वंश के शासक, इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जाता है। 4 वेदों में से किस वेद में जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र और औषधियों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये आपका वेद हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे बाद में इसकी रचना हुई थी और ये जो वेद था ये अथर्वा ऋषि ने लिखा था इसको, यानी रचना की थी अथर्वा ऋषि ने। और इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, सारी चीजें, भूत प्रेत भगाने के तरीके, वशीकरण, विवाह, गीत, विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित विस्तृत वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र मराठा जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और जो केसरी था ये मराठी भाषा में, संपादन किसने किया था? ये दोनों पूछे भी जाते हैं, तो मराठा को मराठी भाषा नहीं लगाएंगे वहां पर। तो मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में और केसरी था वो मराठी भाषा में संपादित किया गया था। और इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। 1881 में इन्होंने बंबई में इन दोनों समाचार पत्रों की को शुरुआत किया था और पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले तिलक पहले भारतीय थे। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। ऐतिहासिक चंदेरी का युद्ध, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, चारों जीते थे, जिसमें एक चंदेरी का युद्ध था, ये आपका 1528 में लड़ा था। बाबर और किस राजपूत शासक के बीच में हुआ था ये पूछा गया है। तो इसमें थे मेदिनी राय। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो पानीपत का युद्ध
ये 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 में। और फिर आता है चंदेरी का युद्ध, ये हुआ था 1528 में। ठीक है, तो ये तीनों युद्ध बाबर ने जीते थे। एक और युद्ध है वो भी बाबर ने जीता था। यहाँ पर आपके तीसरे युद्ध की बात हो रही है, तो ये मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, ये खानवा के युद्ध में राणा संगा के साथ भी लड़ा था। इस युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है और मेदिनी राय मारा जाता है। राजपूत महिलाओं ने अपनी रक्षा के लिए जौहर भी किया था। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित भव्य आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर आगरा के लाल किले की बात हो रही है, तो ये भव्य निर्माण कराया था अकबर ने। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यह निर्माण हुआ था लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। ये 1565 से 1563 के बीच में, सॉरी 73 के बीच में। और देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा का जो लाल किला था वो अकबर ने बनवाया था। तो ये दोनों फैक्ट में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का मुख्य निवास स्थान था जब तक कि शाहजहां ने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित नहीं की थी। और एक चीज और इसमें फैक्ट है, इस किले के मुसम्मन बुर्ज में औरंगजेब ने अपने पिता यानी शाहजहां को जीवन के अंतिम 8 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था, जहां से वो ताजमहल देखता था। तो इसी किले में शाहजहां को बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। 1546 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? तो इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और इसके जो अंतरिम मंत्रिमंडल के वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू। और इसमें देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय और लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में दौरान पुलिस लाठीचार्ज में अपनी जान गंवा दी थी? तो ये है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने साइमन कमीशन का शांति विरोध किया था, लेकिन पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स के आदर्श पर लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को ये शहीद हो गए थे। यानी लगभग 15-20 दिन में ये इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। और मरने के पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो आपने मारी है वो ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। और ऐसा हुआ भी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित प्रसिद्ध 10 राग युद्ध जो बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यहाँ पर 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे 10 राग युद्ध भी कहा जाता है। तो ये हुआ था परसुड़ी यानी रावी नदी के तट पर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का ये सबसे प्रसिद्ध युद्ध है और बहुत फेमस है। ये युद्ध में राजा सुदास और अन्य 10 कबीलों के बीच में हुआ था। तो भरत वंश के राजा सुदास थे। ये जो सुदास थे ये इनके पुरोहित थे वशिष्ठ, और दूसरी तरफ से जो अन्य 10 राजा थे इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। जो विरोधी संघ थे जिसमें 5 आर्य लोग थे और 5 अनार्य, यानी जो आर्य नहीं थे, तो यहाँ अनार्य लिखेंगे इनको। और इनके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। तो इसमें विश्वामित्र की तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे ये सारे हार जाते हैं और वशिष्ठ की जीत हो जाती है, यानी राजा सुदास इसमें विजयी हो जाते हैं। बिहार में भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो ये थे धर्मपाल। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के महान शासक थे ये धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा के पतन के बाद ये बौद्ध धर्म के अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। और 12वीं सदी के अंत में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाकर नष्ट कर दिया था। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल।
और इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? गोपाल ने। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे। प्राचीन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना किसने की थी, जिसे तमिल साहित्य का इलियाड भी कहा जाता है? तो ये थे इलंगो अडियल। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संगम काल के सबसे प्रसिद्ध और पहले महाकाव्य शिल्पाधिकारम, जिसमें पायल की कहानी की रचना चेर वंश के राजकुमार और जैन सन्यासी इलंगो अडियल ने की थी। इस महाकाव्य में कोवलन और उनकी पत्नी कनंगी और नर्तकी माधवी की दुखद और मार्मिक प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ तमिल लोगों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की अमूल्य जानकारी भी देता है। ये तमिल लोगों की जानकारी इसमें मिलती है। 1347 में दक्कन में यानी दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, इसने की थी। दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक जो शासन कर रहे थे, और उसी समय दक्षिण भारत में ये जो आपका एमबीटी थे, ये सल्तनत दिल्ली सल्तनत में राज कर रहे थे। उसी समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है दक्कन में, और ये हसन गंगू के द्वारा। तो ये दोनों आपस में कंटेम्परेरी यानी समकालीन थे। और इन्होंने गद्दी बैठने के, जैसे हसन गंगू इनका नाम था, और जब ये गद्दी पर बैठे बहमनी साम्राज्य की, तो उन्होंने अपना नाम बहुत उपाधि बढ़ा ली, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कर लिया था। और इन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलबर्गा ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको राजधानी बनाया और इसका नाम बदल दिया था इन्होंने। इसका नाम क्या रखा था? अहसानाबाद। अहसानाबाद। भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, जिसकी प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में स्थित है? तो चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भारत में सबसे लोकप्रिय और प्रभावकारी सूफी सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था, यानी इसका स्थापित किया था। और इन्हीं के समय 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ ये भारत आए थे। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। और अजमेर में अपना मुख्य केंद्र बनाया, और उन्हें प्यार से इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। गरीब नवाज। तो ये गरीब नवाज जो है, ये भगवान को बोला जाता है, तो इनको प्यार से कहा जाता था। और इनकी अजमेर में एक
प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय आपसे पूछा गया है, तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 39 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, जिसमें ब्रिटेन की हालत खराब होने पर भारतीयों को सहयोग सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की थी, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें यह कहा गया था, स्वीकार किया गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान बर्बर नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये हुआ था आपका 13 अप्रैल में, बैसाखी के दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसमें अमानवीय कृत्य के विरोध में ऐसा कदम उठाया था। इनको जो ब्रिटिश सम्राट की उपाधि ब्रिटिश सम्राट द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1915 में और ये वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा दी गई थी और इन्हें कड़े पत्र के साथ इनको वापस लौटा दी थी। एक लॉर्ड जो थे चेम्सफोर्ड को इन्होंने वापस लौटाई थी। इसी घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने भी अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। वैदिक काल में राजा द्वारा अपनी जनता से स्वेच्छा से वसूला किया जाने वाला टैक्स या भेंट क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे बलि। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में जो टैक्स वसूला जाता था उसकी कोई नियमित सिस्टम नहीं था। प्रजा स्वेच्छा से अपने राजा को फसल या पशु के रूप में जो भेंट या उपहार देती थी उसे बलि कहते थे। उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित और अनिवार्य टैक्स बन गया था और जिसे वसूलने वाला अधिकारी को कहते थे भाग दुख। भाग दुख कहा जाता है। ये टैक्स यानी जो टैक्स इंस्पेक्टर भी थे आधुनिक काल में कहा जा सकता है। ठीक, टैक्स इंस्पेक्टर। भारत में सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिले हैं किस गुप्तकालीन अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये एरन अभिलेख। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कब? 510 ईस्वी में एडी में ये प्राप्त हुआ है। ये गुप्त काल में भानुगुप्त के समय का अभिलेख है और इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है हुणों के साथ युद्ध में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज वीरगति को प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी चिता पर सती हो जाती है। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले अंतिम राजवंश लोधी डायनेस्टी का संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो ये थे बहलोल लोधी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने 1551 में दिल्ली सल्तनत पर लोधी राजवंश की स्थापना की थी और ये सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ करके ये यानी उनको अपदस्थ कर दिया था और लोधी वंश की स्थापना कर ली थी। यह दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राजवंश था। लोधी वंश अफगान राजवंश। बहलोल लोधी अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था और खड़े होकर के स्वयं कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि कालीन पर उनके साथ बैठता था। उसे बहलोली सिक्के भी चलाए थे। 1928 में भारत के लिए नया संविधान तैयार करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई समिति जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू, इसमें मार्क नहीं करना है, ये उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन के कड़े विरोध के कारण उस समय जो तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, इन्होंने भारतीयों को सर्वसम्मत से संविधान बनाने की चुनौती दे दी थी और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इसमें मौलिक अधिकारों, भाषाई प्रांतों की मांग की गई और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था क्योंकि वे पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो डोमिनियस स्टेट की इसमें रिपोर्ट में मांग की गई थी जिसको इन्होंने विरोध किया था। हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, जिसमें अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की शौर्य का वर्णन है? तो ये है चंद्रवरदाई। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के सबसे प्रसिद्ध लेखक रहा करते थे, उस समय कवि रहते थे चंद्रवरदाई और ये आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल का महाकाव्य माना जाता है और ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये तीसरे थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये थर्ड थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए तराइन के युद्धों
चौहान के पराक्रम और उनकी प्रेमिका संयोगिता के स्वयंवर का अत्यंत ओजस्वी और विस्तृत वर्णन मिलता है। 1815 में कलकत्ता में आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। तो ये किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता था। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा और सती प्रथा का विरोध करके एक ईश्वर की पूजा यानी एकेश्वरवाद पर बल दिया था और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के बाद इन्होंने एक सुधारवादी संगठन भी बनाया था 1828 में, जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म समाज। ठीक है। और इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में अमर शहीद भगत सिंह वसुदेव के साथ किस अन्य महान क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसमें थे राजगुरु, शिवराम राजगुरु। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या जो हुई थी या फिर लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी एक तरीके से, तो इन्होंने ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लाहौर के अधिवेशन में सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। क्रांतिकारी ये थे तो सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं और ये लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी मामले में 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भारत के 3 महान सपूतों को यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और इसी दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह और अनाथों और विधवाओं की मदद करने के लिए एक नया विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक यानी FST, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए इन्हें सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने दान पुण्य, गरीबों, अनाथों की लड़कियों की शादी, आर्थिक सहायता करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी यानी दीवाने खैरात अलग विभाग बनाया था। और चिकित्सा के लिए इन्होंने दारुल सफा यानी खैराती अस्पताल और दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य सम्राट अशोक के किस पृथक शिलालेख में, सेपरेट रॉक एडिक्ट में, इनकी एक प्रसिद्ध घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। ये किसमें कहा गया है? तो ये प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख। कलिंग युद्ध के बाद इस क्षेत्र में प्रशासन और लोगों की प्रति अपने पितृवत दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 2 पृथक शिलालेख जारी किए थे, जिसमें पहला शिलालेख जो कलिंग शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने अशोक ने अपने महामंत्रों को निर्देश देते हुए ये कहते हैं, सब मुनिजे प्रजा ममा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतान है। जिस तरह मैं अपनी संतान के लिए इहलोक और परलोक के सुख की कामना करता हूँ, वैसे ही मैं सभी मनुष्य को चाहता हूँ। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको सभी पेज वर्क की जानकारी, PDF और डेली क्विज, करंट अफेयर्स वगैरह सारा कुछ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमारे पेड बैच से जरूर जुड़े और मैक्सिमम लाभ अर्जित करें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।